आज की क्लास में हमें बात करना है फर्टिलाइजेशन, राइट। इससे पहले वाली क्लास में हमने कुछ डिस्कशन लिया था और उस डिस्कशन में हमने बात कर ली थी बहुत सारी चीज़ें मेल एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो बेस यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम थोड़ा सा लेवल अप हो चुके हैं। एनसीईआरटी से बाहर निकल कर हम बोर्ड लेवल से निकल कर अभी हम कहाँ पर जा रहे हैं, सिंपली एनटीएससी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं लाइक आईएनओ, ओलंपियाड वगैरह वगैरह, उसके बारे में डिस्कशन, उसके टॉपिक को कवर कर रहे हैं, लेवल वगैरह जो भी है। सिंपली अगर मैं डेफिनेशन देना चाहूँ, फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट्स विथ फीमेल गेमेट। इट्स अ फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल गेमेट्स। यहाँ क्या लिखा है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स द स्पर्म्स फ्रॉम द मेल एंटर्स इनटू द वजाइना ऑफ द फीमेल। इवेंट लिखिए, टर्न बाय टर्न सारे इवेंट लिखिए। फर्स्ट इवेंट लिखिए कि ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि ड्यूरिंग द सेक्स क्या होता है कि जो स्पर्म है वो एंटर हो जाएगा किसके अंदर? वजाइना के अंदर, फीमेल वजाइना के अंदर। ये फर्स्ट इवेंट हुई। नाउ द स्पर्म्स रीचेस द ओविडक्ट। ओविडक्ट यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर? सिंपली जो है फेलोपियन ट्यूब है उसी का नाम है ओविडक्ट, वहां पर पहुंचेगा, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्पर्म यहाँ से वहां गया, राइट, उसमें आप देखिए बहुत सारे स्पर्म्स होंगे। तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो एक सिंगल इजैक्यूलेशन में 300 मिलियन स्पर्म्स एंटर होते हैं वजाइना में, फीमेल वजाइना। कितने होते हैं? करीबन 300 मिलियन अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये, एंटर हो जाएंगे किसमें? फीमेल वजाइना में। और ये सारे के सारे अपना रास्ता ढूंढते हुए लेफ्ट एज वेल एज राइट, दोनों साइड की अगर हम बात करें तो दोनों साइड में कहाँ जाएगा? फेलोपियन ट्यूब में जाएगा, राइट। वन स्पर्म, उसमें से जो भी एक सिंगल स्पर्म होगा वो एक को फ्यूज करेगा। कैसे करेगा वगैरह वगैरह हम डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा डिटेलिंग करेंगे एनटीएससी के अकॉर्डिंग। और उसमें से जो है ये एक सिंगल सेल बनेगा, दैट इज जाइगोट। तो लाइफ जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ, इट विल बिगिंस फ्रॉम द जाइगोट, दैट इज द सिंगल सेल। फर्स्ट सेल जो है वहां से शुरू होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें, सो द जाइगोट देन गेट्स इम्प्लांटेड इनटू यूटेरस। ये जाइगोट धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ेगा और आएगा यूटेरस पे, जहां पर वो इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है। इम्प्लांटेशन की बात की अगर हम बात करें तो इस जाइगोट धीरे धीरे डिवाइड होता जाएगा, राइट। और ये डिवाइड होते होते क्या बना देगा? एम्ब्रियो। तो ये जो डिवीजन की प्रोसेस है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। ये सारी प्रोसेस जो हो रही है एक सिंपल थिंग से हो रही है, दैट इज क्लीवेज। उसको क्या कहते हैं? क्लीवेज। अब क्लास 12th में अगर बायोलॉजी ऑप्ट करते हो उसमें थोड़ा ज्यादा आएगा, राइट। डिटेलिंग में आप पढ़ोगे कि क्लीवेज क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, दैट इज द प्रोसेस नोन एज क्लीवेज। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें तो जो एम्ब्रियो है वो अपना न्यूट्रिशन जो है कहाँ से ऑप्ट करेगा? मदर्स ब्लड से। और ये कहाँ से आएगा? इट कम्स फ्रॉम द प्लेसेंटा। मदर का जो ब्लड है वो किसके थ्रू आएगा? प्लेसेंटा के थ्रू आएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फर्दरमोर डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। और ये सिंपली 9 मंथ की प्रोसेस के बाद कंप्लीट 9 मंथ डेवलपमेंट हो जाएगा तो एक चाइल्ड बोर्न हो जाएगा। तो सिंपली एक प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सिंपल मैंने आपको बताया यहाँ पर। तो सिंपली आपको क्या याद करना है? ठीक है, अभी हम सारी चीजें बात करेंगे कि अगर 3 मिलियन स्पर्म है तो उसमें से अगर एक सिंगल स्पर्म फ्यूज होते हैं तो रिमेनिंग स्पर्म का क्या होगा? जो रिमेनिंग स्पर्म है उनका क्या होगा, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो ये सिंपली हो गया, मैंने आपको बता दिया। फर्टिलाइजेशन दैट इज द फ्यूजन ऑफ 2 गेमेट्स, जिसमें एक हो जाएगा मेल गेमेट और दूसरा हो जाएगा फीमेल गेमेट। क्लियर? तो यहाँ पर डिफरेंट इवेंट जो कंडक्ट हो रही है ना, अगर हम उसकी बात करें, प्लांट में भी सेम चीज हो रही थी। जहाँ पर सबसे पहले पोलिनेशन हो रहा था प्लांट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर पोलिनेशन हो रहा था। पोलिनेशन की प्रोसेस से जो एक एंथर है उसके अंदर जो पोलन ग्रेन है वो वहां से ट्रांसफर होके जा रहे थे फीमेल फ्लावर के ऊपर, ठीक है। तो ये प्रोसेस पोलिनेशन थी और वहां ट्रांसफर होने के बाद पोलन ट्यूब डेवलप हो रही थी और फिर वहां पे भी फर्टिलाइजेशन हो रहा था। हमने इस में देखा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें तो वहां पर डबल फर्टिलाइजेशन कंसिडर हुआ था, यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन कंसिडर नहीं हुआ था। लेकिन दोनों का अगर हम बात करें, फर्स्ट जो स्टेप आ रहा है वो है जाइगोट फॉर्मेशन। तो फर्टिलाइजेशन, सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं? जिसमें दो डिफरेंट, एक स्पर्म सेल होगा और एक एग सेल होता है, मतलब दो डिफरेंट गेमेट फ्यूज होते हैं और फ्यूजन ऑफ गेमेट की वजह से जो एंड प्रोडक्ट बनेगी दैट विल बी जाइगोट। फर्दरमोर इसमें क्लीवेज हो जाएगा, ब्लास्टुला, मोरुला वगैरह वगैरह जो है इसके डिफरेंट
स्टेजेस जो है आते जाएंगे और ये बन जाएगा एम्ब्रियो एंड देन फीटस। जो सिंपली चीज मैंने आपको बता दी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर डेवलपमेंट है, कुछ स्टेजेस दिए हैं इस इमेज के अंदर। ये ओवरी है, ओवरी से जो एग रिलीज होता है वो फिम्बरी की हेल्प लेकर फेलोपियन ट्यूब में एंटर हो जाता है और यहाँ पर वो एग वेट करेगा इसका स्पर्म का। दिख रहे हैं आपको यहाँ पर छोटे छोटे स्पर्म्स कुछ, तो ये सारे स्पर्म्स थ्रू वजाइना यहाँ से एंटर हो जाएंगे फीमेल बॉडी में और यहाँ से ट्रैवल करते 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 यहाँ पर आएंगे, फ्यूज करेंगे। फर्टिलाइज होने के बाद ये सिंगल सेल जब आ जाएगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस इस एरिया में हो जाएगी। उसके बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, 1 से 2 सेल हो जाएगा तो 2 स्टेज आ जाएगा, फिर 2 से 4 हो जाएंगे तो 4 स्टेज, फिर 8 स्टेज, और ऐसे ऐसे होते होते ये आ जाएगा कहाँ पर, पूरा कंप्लीट ब्लास्टोसाइट बनकर आ जाएगा यूटेरस में, जहाँ पर इसका इम्प्लांटेशन होने वाला है। इम्प्लांटेशन कहाँ पर हो जाएगा, एंडोमेट्रियम की वॉल पे, ठीक है। थोड़ा डिटेलिंग करते हैं, तो एक सिंपली डिटेलिंग डायग्राम यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। ये ओवरी है, ठीक है। यहाँ से ओव्यूलेशन हुआ, यानी कि एग रिलीज हुआ, ओव्यूलेशन होने के बाद एग रिलीज हुआ। अब ये एग जो है यानी कि उस साइड वो आ जाएगा फिम्बरी की हेल्प लेकर फेलोपियन ट्यूब में। फर्दर मोर ये फर्टिलाइजेशन होगा डे 0 यानी कि डे 1। एग जब रिलीज हुआ ना, उसी के दिन की बात करें, फर्स्ट डे जिस दिन एग रिलीज हुआ उसी दिन जो है फर्टिलाइजेशन होगा और मैक्सिमम 48 डेज के अंदर होता है। मैक्सिमम 48 डेज में होता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता हो जाएगा, क्लीवेज होता जाएगा। डे 1, डे 2, 2 स्टेज, 4 स्टेज, 8 सेल्स, 16 सेल्स, ऐसे होते होते करीबन 1 वीक के बाद ये पहुंच जाएगा यूट्रस में ब्लास्टोमियर बनकर और यहाँ पर आ जाएगा वो फ्यूजन के लिए। करीबन इम्प्लांटेशन होते होते 8 से 9 दिन का टाइम लगता है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीजें मेंशन की है मैंने, जिसमें एक चीज हम पढ़ेंगे, इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में कौन कौन सी इवेंट्स आती है, ठीक है। इवेंट्स यहाँ जो हम कंसिडर करने वाले हैं ना, उसमें सिंपली सबसे पहले मैं आपको सिंपल यहाँ आपको एक चीज़ ये समझनी है, स्पर्म और एग एसोसिएशन क्या है। आपने स्पर्म स्ट्रक्चर भी पढ़ा था और एग स्ट्रक्चर भी इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था, राइट। तो यहाँ पर आप सबको पता है कि जो स्पर्म होता है ना, उसके हेड के अंदर एक्रोसोम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का पूरा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वो धीरे धीरे आके इस एग के ऊपर की जो सतह होती है, फर्स्ट लेयर, उसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा, राइट। तो यहाँ फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ 2 गेमेट्स। तो यहाँ सबसे पहले देखिए स्टेप नंबर 1 देखिए यहाँ पर, दिस विल बी द एग, ये एग है। उसका सबसे पहला लेयर जो आपको दिख रहा है वो है जोना पेलुसिडा। फर्स्ट लेयर क्या है, जोना पेलुसिडा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो अंदर की ये जो मेम्ब्रेन है ना, उस मेम्ब्रेन के आसपास आपको प्रोटीन रिसेप्टर्स देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेंगे, बहुत सारे प्रोटीन रिसेप्टर्स देखने को मिलेंगे। बात समझ में आ रही है। फर्स्ट स्टेप क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप क्या हो रहा है, स्पर्म मेक्स कांटेक्ट विद एग। एग की कांटेक्ट की अगर हम बात करें तो स्पर्म एग का कांटेक्ट करा फर्स्ट टाइम। अगर उसके हेड को ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक्रोसोम्स ग्रीनिश टाइप का कलर देखने को मिलेगा, जिसमें बहुत सारे क्या होंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है, क्लियर। अब ये धीरे धीरे उस मेम्ब्रेन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, सी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। स्टेप 2 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे सारे एंजाइम्स जो रिलीज हो गए हैं वो उस लेयर को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेयर का नाम है जोना पेलुसिडा। एक्रोसोम react with zona pellucida and it will start degrading the layer. थर्ड स्टेप क्या हो रहा है, एक्रोसोम reacts with the simply pre-vitelline space, यानी कि जो यहाँ पर ये जो आपको स्पेस दिख रहा है ना, उसको कह रहे हैं pre-vitelline space। क्या कहते हैं इसको, pre-vitelline space। और इस स्पेस का कांटेक्ट में आ गया, देखो स्पर्म कितना अंदर एंटर हो चुका है, स्पर्म कितना अंदर एंटर हो चुका है। फर्स्ट लेयर जोना पेलुसिडा जो है उसको ऑलमोस्ट ब्रेक कर चुका है, राइट। फोर्थ नंबर के स्टेज में देखिए तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ गया यहाँ पर देख रहे हैं आपको, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके कांटेक्ट में आ गया पूरा रास्ता बनाते बनाते। और एक टाइम ऐसा आएगा जब अपना जो न्यूक्लियस है वो सिंपली वो अंदर इजेक्ट कर देगा विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स। तो यहाँ पर अगर देखिए स्टेप 5 में ये न्यूक्लियस को एंटर कर रहा है सेल के अंदर, राइट। cortical granules fuse with the egg plasma membrane which renders the vitelline layer impenetrable to sperm, impenetrable to sperm। इस तरीके से पूरा एक
वे बनाते बनाते स्पर्म कहाँ हो रहा है, एंटर हो रहा है, कहाँ तक जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक की प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाते ही उस मेम्ब्रेन को फ्यूज करके ब्रेक करने की कोशिश करेगा, और जैसे ही वो ब्रेक हो जाएगा वो अपना न्यूक्लियस जो इजीली अंदर रिलीज कर देगा। तो ये सिंपली क्या हो गया, स्पर्म एक एसोसिएशन हो गया। क्या हो गया, स्पर्म एक एसोसिएशन हो गया, ठीक है। अदर स्पर्मेटोजोनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, दैट में कैरिड विद इन दी एग इंक्लूडेड द मीट पीस एज वेल एज पार्ट ऑफ द टेल। यहाँ अगर आप ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे तो ये न्यूक्लियस अंदर जा रहा है, फिर आपको यहाँ पर जो स्पर्म का मिडल पीस दिख रहा है और ये जो आपको पूरी टेल दिख रही है वो एंड नहीं हुई है, वो एक के अंदर एंटर नहीं हुई है, ये यहाँ से ही रिलीज हो जाएगी बाहर की साइड पे, ये यहाँ से ही बाहर रिलीज हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करेंगे तो यहाँ अगर हम देखेंगे ना, सिंपली बात अगर मैं आपको करूँ तो ये जो न्यूक्लियस अंदर रिलीज हो रहा है उसमें होंगे करीबन 23 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और यहाँ पर एक के पास भी ऑलमोस्ट अंदर है कितने, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो 23 प्लस 23 मिलाकर हो जाते हैं 46। तो सेल के अंदर आ जाएंगे टोटल कितने, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये इंडिविजुअल सेल जो है 2n बन गया। एन क्या होता है, हैप्लॉइड जो है 2n से n बना था, यहाँ पर मियोसिस की प्रोसेस से, फिर वापस माइटोसिस की प्रोसेस से ये हो जाएगा n से 2n। तो ये सिंपली रिवर्स प्रोसेस हो गई, क्या हो गई, सिंपली रिवर्स प्रोसेस हो गई, जिसमें एक हैप्लॉइड सेल जो है डाइप्लॉइड बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, अब इसको फर्दर मोर आगे लेके चलते हैं। इसमें किसी को अभी तक तो कोई डाउट नहीं आया होगा, राइट। ये हो गया इवेंट्स में, पहले इवेंट्स मैंने आपको बता दी, स्पर्म एक एसोसिएशन, राइट, जिसमें सबसे ज्यादा रोल जो प्रेजेंट यहाँ पर है एक क्रोमोसोम का रहता है, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स वगैरह है, राइट। उसके बाद आपको यहाँ अगर हम थोड़ा और पॉइंट को कवर अप करें तो स्पेसिफिसिटी की बात आती है, एग और स्पर्म की इंटरेक्शन की स्पेसिफिसिटी, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। थोड़ा आगे जाएंगे तो पोलिस्पर्मी प्रिवेंशन आएगा, जो आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, यानी कि मोर देन वन स्पर्मेटोजोआ से भी यहाँ पर फ्यूजन हो सकता है। जनरली ह्यूमन की बात करें तो एक सिंगल एग जो है, सिंगल एग जो है वो सिंगल स्पर्म से ही क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो रिमेनिंग स्पर्म है वो उनका क्या होगा, वो भी तो, उनके पास भी तो एक्रोसोम है, सबके पास जो कैपेबिलिटी होती है फंक्शन की अगर हम बात करें तो सेम ही इक्वली रहता है ना। अब जो रिमेनिंग है उसका क्या होगा, उनके साथ क्या होगा, थोड़ा सा अगर उसको इलेबोरेट करें तो जो रिमेनिंग स्पर्म्स है वो एसिड की वजह से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, मतलब कि किल हो जाएंगे। किस तरीके से किलिंग प्रोसेस है यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो ये आपको लेयर दिख रहा है ना, ज़ोना पेलुसिडा, फर्स्ट लेयर, अगर कोई इंडिविजुअल स्पर्म उसको ब्रेक करता है तो ब्रेक होने के बाद ये उतना हार्ड हो जाएगा कि सेकेंड सेल इसको ब्रेक ना कर सके। समझ में आया। तो बाकी सेल्स जो स्पर्म सेल्स आए उसको ब्रेक करने से हेल्प कौन करेगा, ज़ोना पेलुसिडा उसको अंदर आने से प्रिवेंट करेंगे। एक सिंपल सा एक वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो है, माइक्रोस्कोप से लिया गया, जिसमें स्पर्म मोटिलिटी के बारे में दिखाया था, किस टाइप की स्पर्म मोटिलिटी है। देखिए सारे स्पर्म्स किस तरीके से मूवेबल है, मूव कर रहे हैं। कहीं कहीं आपको फ्लैजिला भी दिखेंगे, काफ़ी सेल्स में, काफ़ी स्पर्म सेल में फ्लैजिला भी आपको देखने को मिलेगा। इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, मिडल पीस में, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर इन मिडल पीस, ठीक है। ये होगी स्पर्म मोटिलिटी। और ये एक फर्टिलाइजेशन का वीडियो है, ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड ब्लास्टोमिया फॉर्मेशन। ये वीडियो जो है ये भी ओरिजिनल है। देखिए किस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ ध्यान से, यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पर है, ये देखिए ये स्पर्म है, ठीक है, ब्लैक किस टाइप का, देखो अंदर जा रहा है, ये एक सेल है, ये मेम्ब्रेन ब्रेक करके देखो ये अंदर चला गया। अब देखो ये मेम्ब्रेन इतनी हार्ड होगी कि ये सारे स्पर्म देखो फंस गए, देखो फंस गए सारे के सारे, अभी आगे नहीं जाएंगे, अंदर एंटर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अब देखो पोलर बॉडी बन रही है। अब आपको यहाँ हल्का सा सेंटर में न्यूक्लियस दिखेगा, सी, दो न्यूक्लियस यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, और ऐसे होते होते धीरे धीरे एक सिंगल सेल जो है अपने आप को दो में डिवाइड कर लेगा, देखो। और ये जस्ट दो में डिवीजन हो गया, माइटोसिस से हो रहा है, सेल डिवीजन में दो प्रोसेस होती है ना,
और ये 2 ब्लास्टोमेर बन गए, माइटोसिस। एक और माइटोसिस होगा, देखो यहाँ पर न्यूक्लियस डिवीजन हो रहा है। माइटोसिस जो है वो इक्वेशनल डिवीजन है ना, इक्वल डिवीजन करेगा सेल का, क्रोमोसोम रिडक्शनल नहीं होगा यहाँ पर। देखो 2 हुए, टोटल 4 बन गए, 4 ब्लास्टोमेर एंड सो ऑन। ये 4 से अभी हो जाएंगे 8, 8 से 16, सो ऑन, ये बढ़ता जाएगा डिजिट। सिंपली फर्टिलाइजेशन की बात की इवेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज मेंस्ट्रुएशन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्या है? सिंपली अगर हम बात करें, सबसे पहले जैसे आपको ओव्यूलेशन पता है, ओव्यूलेशन मतलब रिलीज ऑफ एग। एग रिलीज हो जाता है तो कहाँ पर 24 टू 48 आवर्स तक वेट करेगा फेलोपियन ट्यूब में। किसका वेट करेगा? स्पर्म का, ताकि स्पर्म आए और उसको फ्यूज करे, राइट। अगर मान के चलिए 48 आवर्स तक वेट करने के बाद भी अगर स्पर्म नहीं आता है फ्यूज करने के लिए, तो क्या होगा? ऑब्वियसली अपनी साइकिल के अकॉर्डिंग वो धीरे धीरे मूव करेगा, आगे बढ़ेगा और कहाँ आ जाएगा? यूटरस में, ठीक है। जहां पर यूटरस जो है इसको क्या करेगा? इम्प्लांट करने की कोशिश करेगा। यूटरस इम्प्लांट क्या करेगा? इम्प्लांटेशन होगा ना यूटरस में, लेकिन यूटरस में इम्प्लांटेशन नहीं होगा। रीजन क्या है? रीजन सिंपल है कि जो सेल है वो अभी फर्टिलाइज नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है? द ओवरी प्रोड्यूसेस 1 egg एवरी मंथ एंड द यूटरस प्रिपेयर टू रिसीव दी फर्टिलाइज्ड एग। यूटरस अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर कर लेता है कि वो फर्टिलाइज्ड एग जो है उसको रिसीव करे और इम्प्लांट करे, राइट। उसकी जो वॉल है इट विल बिकम थिक, स्पॉन्जी, किसकी वजह से? ब्लड वेसल्स की वजह से, जो फर्दर मोर उसको आगे जाके क्या करेगा? नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, किसको? एम्ब्रियो को। नाउ इफ द फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस then the uterus wall breaks and comes out of the vagina as a blood. सिंपली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो एम्ब्रियो को सिंपली बनाना है, नरिशमेंट करनी है, तो उसके लिए जो यूटरस की वॉल स्पॉन्जी हुई है, उसमें जो ब्लड वेसल डेवलप हुई है बच्चों, ये ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि जो एग आया है वो जाइगोट नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, इसलिए वो कंप्लीटली ओवम ही है, राइट। जाइगोट बन के नहीं आया है, तो उसको वहां से रिलीज कर दिया जाएगा। तो रिलीज करने के लिए जो वॉल बनी है, थिक वॉल है, वो ब्रेक होगी, राइट। अब ब्लीडिंग भी होता है, साथ में ब्लड भी आता है। रीजन क्या है? कि जो एक्स्ट्रा ब्लड वेसल वहां बनी है वो सारी ब्रेक हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट म्यूकस भी रिलीज होगा वहां पर, ठीक है। सो दिस साइकिल टेक्स प्लेस वंस एवरी मंथ, हर एक महीने में एक बार साइकिल होती है। यहाँ मंथ लिखा है बट करीबन ये 28 डेज होता है। मंथ की जगह पर क्या होता है? ये 28 डेज की साइकिल होती है, बट ये डिपेंडिंग ऑन द फीमेल बॉडी एंड हेल्थ। इसको क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन। कॉमनली मैंने एक सिंपल डेफिनेशन लिखी यहाँ पर। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द हार्मोनल प्रोसेस a woman's body goes through each month to prepare for a possible pregnancy. जाइगोट नहीं आ रहा मतलब कि प्रेगनेंसी नेगेटिव हो रही है, राइट। तो उस जाइगोट को बाहर रिलीज करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो वॉल जो बनी है यूट्रस की, ब्लड वेसल्स डेवलप हुई है, उन सबको ब्रेक करके वापस यूट्रस को नॉर्मल कंडीशन में लाना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरली एमसीक्यू में पूछा जाता है कि फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो है उसको क्या कहते हैं? द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनयार्क, लिखिएगा। और ये स्टॉप कब होता है? 45 टू 50 ईयर्स। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज मेनयार्क। इट स्टॉप्स बिटवीन एज 45 टू 50 ईयर्स। अगर ये परमानेंट स्टॉप हो जाता है तो उसको कहते हैं मेनोपॉज। दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एमसीक्यू। स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज मेनोपॉज। इसको नोट कर लीजिएगा यहाँ जहां पे नोट नहीं किया है, ठीक है। दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिखा है व्हेन डू गर्ल्स स्टार्ट्स देयर पीरियड, सबसे पहले कब शुरू होता है? यहाँ पर आंसर लिखा है द फर्स्ट पीरियड दैट इज इन द प्यूबर्टी। क्या नाम है उसका? मेनयार्क, जो इससे पहले वाली स्लाइड में लिखा था आपने, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, राइट। मोस्ट ऑफन की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपको पता प्यूबर्टी के बारे में बात की थी हमने, एट द टाइम आया था ना ईयर्स 12 टू 13 ईयर्स, बट समटाइम्स जो है मेंस्ट्रुएशन 9 ईयर्स में भी शुरू हो सकता है, और लेट अगर हम करें तो 16 ईयर में भी होता है। तो एज अर्ली की हम बात करें कि अपने 12 टू 13 ईयर्स की जगह पर अर्ली शुरू हो सकता है, तो यस पॉसिबल है 9 ईयर्स। अगर लेट की बात करें तो 16 ईयर्स पे भी शुरू हो सकता है। क्वेश्चन 2, व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन? साइंस सिम्टम्स क्या है? सिंपली अब ये डिपेंड करता है फीमेल बॉडी के अंदर
it will depends from the or I can say it's vary from the one body to the another one. यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखे हैं like cramps और I can say pain कहाँ पर low in the abdomen apart from the bloating or swelling in the abdomen, constipation हो जाना before your period apart from that headache, diarrhea apart from that acne, tiredness and mood changes. These are the signs and symptoms कि भाई हाँ जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो स्टार्ट हुई है, उसकी साइंस एज वेल एज सिम्टम्स है। ठीक है, एक चीज यहाँ पर नोट की है जो अभी इसको हम फेजेस पढ़ेंगे तब रिक्वायर्ड पड़ेगी। एफएसएच हार्मोन जो है इसमें दो हार्मोन रोल प्ले कर रहे हैं, एक है एफएसएच एंड द सेकंड विल बी दी एलएच। एफएसएच का पूरा नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये ओवरी के अंदर जो है फॉलिकल्स बनाता है, उस फॉलिकल्स में ओवम या एग डेवलप होता है। ठीक है, फर्दर मोर फॉलिकल ब्रेक होती है और वो एग रिलीज होता है। अगर प्रेगनेंसी गेन हो जाती है तो एफएसएच स्टॉप हो जाता है सिक्रीशन। एफएसएच को सीक्रेट कौन करता है? मास्टर ग्लैंड जो है वो करती है। मास्टर ग्लैंड कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। लिखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एफएसएच सीक्रेट करती है एंड दिस एफएसएच इज गोइंग टू ट्रिगर्स द एस्ट्रोजन प्रोडक्शन। एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोडक्शन जो है उसको ट्रिगर करेगा एंड द राइज इन एस्ट्रोजन टेल्स योर पिट्यूटरी ग्लैंड टू स्टॉप एफएसएच। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर रही है? एफएसएच बना रही है और ये एफएसएच बॉडी में इतना सारा इकट्ठा हो गया कि वो धीरे धीरे क्या ट्रिगर कर रहा है? एस्ट्रोजन प्रोडक्शन ट्रिगर कर रहा है। तो एफएसएच एस्ट्रोजन बनवाने की हेल्प कर रहा है और एस्ट्रोजन बन रहा है, तो अगर एस्ट्रोजन की अमाउंट बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है कि एफएसएच ज़्यादा बन रहा है। तो यहाँ पर एस्ट्रोजन पिट्यूटरी ग्लैंड को एक सिग्नल पास करेगा कि भाई एस्ट्रोजन का अमाउंट जो है वो बढ़ चुका है, अब एफएसएच की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एट दैट टाइम एफएसएच जो है वो सीक्रेट होना बंद हो जाएगा। राइट, अगर एफएसएच सीक्रेट होना बंद हो जाएगा तो इट विल स्टार्ट द प्रोडक्शन ऑफ एलएच। एलएच का नाम क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अभी इसके बाद के रोल में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इतना समझ में आ गया, पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है एफएसएच। एफएसएच का अमाउंट अगर बढ़ेगा तो एस्ट्रोजन डेवलप हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन डेवलप हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाकर उसको स्टॉप करने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा और ये एस्ट्रोजन जो है सिंपली एफएसएच स्टॉप हो जाएगा तो प्रोडक्शन क्या शुरू हो जाएगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या शुरू हो जाएगा? प्रोडक्शन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्लियर हो गया? मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो इसके कंप्लीटली टोटल 4 फेजेस है, कौन कौन से मैंने लिस्ट आउट कर दिया है और यहाँ पर एक ग्राफ के थ्रू उसको प्रेजेंट किया है। ठीक है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन यहाँ पर है, इसको समझेंगे कैसे हैं। फर्स्ट फेज देखिए, दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुअल फेज। पहला जो फेज है उसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेंस्ट्रुएशन और डिस्चार्ज ऑफ ब्लड। देखिएगा, डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, म्यूकस एंड एंडोमेट्रियल लाइनिंग करीबन 3 to 5 डेज जो है पे रहता है। ये तब इन शॉर्ट अगर आप देखिए तब तक रहता है जब तक यूटरस और पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसको ये यकीन ना हो जाए कि एग जो है वो रिलीज हो गया बाहर, बॉडी से बाहर आ गया है थ्रू वजाइना। तो ये पहला फेज हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल फेज पहला फेज हो गया। राइट, दिस वन यहाँ डायग्राम में देखिए, ये जो है एंडोमेट्रियम की वॉल है। ये क्या है? एंडोमेट्रियम वॉल है और नीचे आपको दिन है, डेज है। नीचे क्या है? डेज है। सेकेंड फेज पे चलते हैं, दैट इज प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज, ये फेज की अगर हम बात करें, देयर इज अ रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम। यहाँ एंडोमेट्रियम जो ब्रेक हुई थी उसका रिपेयर एंड ग्रोथ होने वाला है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हार्मोन एफएसएच। कौन सा हार्मोन यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड दो फेज की बात की, वन मेंस्ट्रुअल फेज दैट इज लास्ट फॉर 3 to 5 days, सेकेंड इज प्रोलिफरेटिव स्टेज दैट इज लास्ट फॉर 5 to 14 days। राइट, 14 डेज तक हम पहुंच गए। अब बात करते हैं ओव्यूलेशन फेज। ओव्यूलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ एग, दैट इज द मिडल ऑफ द साइकिल, दैट इज 13th or 14th day। The growing follicle that is going to burst and it will release the mature ovum, right? और ये ओवम धीरे धीरे कहाँ पर आ जाएगा? फिम्ब्रिकियल लेकर एंटर हो जाएगा फेलोपियन ट्यूब में। राइट, और इस चीज़ के लिए कौन हेल्प करेगा? ओवरी में से जो रिलीज हो रहा है दैट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द एस्ट्रोजन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दो हार्मोन यहाँ पर रोल प्ले कर रहे हैं, एस्ट्रोजन, सेकेंड जो है वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इन दो हार्मोन की हेल्प लेकर ये क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, सी यहाँ पर सेकंड फेज हो गया और यहाँ पर हम पहुंचे। देखो ये धीरे धीरे लाइनिंग दिख रही है आपको, ये जो है यूट्रस की लाइनिंग थिक होती जा रही है डे वाइज डे।
राइट। यहाँ देखिए ओव्यूलेशन हुआ और एग रिलीज हुआ। नेक्स्ट फोर्थ फेज और लास्ट secretory phase. Generally it lasts from the middle of the menstrual cycle, that is 14 to 28 days. 48 से 28 डेज तक रहता है, जिसमें यूट्राइन वॉल जो है वो थिकनेस फर्दर होती है, यूट्राइन वॉल को थिकनेस प्रोवाइड करता है ये। क्लियर है? यहाँ देखेंगे अगर आप ध्यान से तो हार्मोन जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, सारे हार्मोन आपको देखिए, हार्मोन एफएसएच है। देखिए ओव्यूलेशन के टाइम पे सबसे हाई पीक है एलएच की, उसके बाद आ रही है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन डाउन हो जाएगा और वो हेल्प करेगा एलएच को। एलएच और एस्ट्रोजन का अमाउंट इतना बढ़ जाएगा 14th डे पे कि ये दोनों मिलके ओव्यूलेशन करवाएंगे। एट दैट टाइम एफएसएच का लेवल गिर जाएगा, उसके बाद प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा, एग रिलीज, ये वाला एग जो यहाँ पर रिलीज हो गया। क्लियर हो गया? ये था मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए। तो इस क्लास में यहाँ तक ये रखेंगे और अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। राइट, दो चीज़ें बाकी है, कंसेप्शन के बारे में बात करनी है और दूसरा जो है